गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के द हिंदू एडिटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत करेंगे एक शानदार थॉट के साथ। एवरी प्रॉब्लम गिव्स राइज टू एन अपॉर्चुनिटी। दुनिया में हर समस्या एक मौका लेकर आती है और अगर आप उस मौके का फायदा उठा सकते हैं और उसे अपनी सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं तो माना जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं जिसको अपना सक्सेस अपने हाथ से लिखना आता है। अब आप सोचेंगे आज अचानक क्या हो गया सर, ऑनलाइन में तो कभी थॉट लेकर नहीं आए थे आप, आज क्या हो गया? दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी की एग्जाम कैंसिल हो गई, इसके लिए टेंशन में है। बहुत सारे बच्चों के मन में नेगेटिविटी चल रही है। बहुत सारे बच्चे अब कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने पर आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बैंकिंग की तैयारी बंद कर दी है एंड ब्ला ब्ला। हर किसी की अपनी अपनी मुसीबत है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक बात को प्लीज आप मेरे दृष्टिकोण से आज समझ सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन आज बंद कर रहे हैं, ठीक है, आपको बैंकिंग पे भरोसा नहीं है, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन बंद कर रहे हैं, आप एसएससी की प्रिपरेशन बंद कर दीजिए, उसकी भी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। रेलवेज की एग्जाम को लेकर अभी भी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है, वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, नई एग्जाम के लिए सीबीटी की डेट दिसंबर की जगह और आगे बढ़ सकती है। आप इन सारी एग्जाम्स को छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या आपके पास कोई भी 30-40 हजार रुपए की नौकरी पुणे मुंबई में कहीं पर भी अवेलेबल है? कोई ऐसी कोई भी काम आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपको लगता है कि आपका 60 साल का करियर, 60 साल तक का करियर सेट हो जाएगा? अगर जवाब ना है, अगर जवाब सीरियसली ना है, तो बिलीव मी, ये बचा हुआ वक्त यानी सितंबर से लेकर एग्जाम होते तक का वक्त, ये आपको जाया नहीं करना चाहिए दोस्तों। और आज आप जितना अपने आप को परिपक्व करने में वक्त लगाएंगे, उतना ही एग्जाम आने के बाद आपका सिलेक्शन आसान और जल्दी होगा। आप इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। आपकी एग्जाम आज नहीं तो कल होगी ही होगी। दुनिया की कोई भी सरकार कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, वैकेंसी जीरो नहीं कर सकती। इस देश को चलाने के लिए युवा शक्ति चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट की वैकेंसीज हो, सरकारी वैकेंसीज हो, आपके पास नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही, सफलता की अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही। लेकिन उस सफलता और अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए आप कितने रेडी हैं, ये सवाल आज आप अपने आप से पूछिए। आप एक पल के लिए सोचिए, सेबी की एग्जाम कैंसिल हो गई, उसके बाद एसबीआई पीओ एग्जाम कैंसिल हो गई, डेट ही नहीं आई। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई की वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई पिछले साल की। आरबीआई असिस्टेंट की मेन एग्जाम पेंडिंग है, आईबीपीएस की मेंस एग्जाम पेंडिंग है और उसके बाद जो एग्जाम होने वाली है वो भी कैंसिल होती जा रही है। लेकिन आप एक बात के लिए अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करिए, अगर ये एग्जाम अपने अपने टाइम पे हो जाते तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्री, मेंस, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू क्लियर कर चुके होते? क्या आप ये मानते हैं? आप दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये एग्जाम क्लियर कर चुके होते और हाथ साफ करके बिल्कुल ऑफर लेटर लेकर अभी बैठे होते? आप में से गिनती के बच्चे ही ऐसे हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इस बात से परेशान है कि एग्जाम नहीं हो रही है। वो इस बात से परेशान नहीं है कि एग्जाम अगर होती है तो मैं उस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। ये सवाल आज अपने आप को आप पूछिए और सोचिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप इन सब बातों को आज रियलाइज नहीं करेंगे तो बिलीव मी, आपको एक ना एक दिन रियलाइजेशन होगा और जब रियलाइजेशन होगा तब तक और बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए कोशिश ये करिए कि अपना आज बेहतर बनाइए।
आज आप इन्वेस्ट करिए अपने करंट अफेयर्स में, आज आप इन्वेस्ट करिए अच्छी इंग्लिश सीखने में, अपना आज आप बेहतर बनाइए शानदार रेज्यूमे लिखने में, अपना आज आप बेहतर बनाइए अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने में, अपनी हर एक चीज को, हर एक कमी को जो आपको नौकरी से दूर लेकर जा रही है उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब वक्त आएगा इस लाइन में सबसे आगे खड़े हुए आप होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि इस दुर्दैव परिस्थिति से, इस बेहाली से, इस बेरोजगारी से और इस इतने भयानक पेंडेमिक से भी आपने कुछ नहीं सीखा। नील बटे सन्नाटा। और अगर ये परिस्थिति होती है सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी द आइडियल ऑफ एनीवन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम जो आज आपके सामने है ये केवल आपके सामने नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर्स के सामने भी है, ये सरकारों के सामने भी है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के सामने भी है, ये हम जैसे टीचर्स के सामने भी है, ये रोजी रोटी कमाकर महीने महीने घर चलाने वाले हर व्यक्ति के सामने ये परिस्थिति है। और इसमें से निकलने के लिए सबसे सक्षम अगर कोई है तो वो है 20 से 30 साल के नौजवान जैसे कि आप। और अगर आप ही इन सब चीजों को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर हम उम्मीद किससे रखेंगे। इसीलिए कोशिश ये करिए कि आप अपनी हिम्मत ना हारे, अच्छा टाइम टेबल बनाएं, अपनी अंग्रेजी, अपना गणित, अपना लॉजिक, अपना करंट अफेयर्स, इन चीजों को लेकर और ज्यादा कैपेबल बने, मजबूत बने, ताकि वैकेंसीज 2000 की जगह 200 भी आए, आपकी एक सीट आपको जरूर मिल जाए, जरूर मिल जाए। दोस्तों आई होप कि इस वक्त आप कोशिश जरूर कर रहे होंगे। मैं ये जानता हूं कि आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप टेंशन में हैं, लेकिन मैं इतना इंश्योर करना चाहता हूं कि आप जो मेहनत कोरोना के पहले कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप इस वक्त करें, क्योंकि देर सवेर वैकेंसी जरूर आएंगी और जब वो आएंगी उस समय उनको एनकैश करने के लिए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो ये अपने आप में बहुत बहुत गलत संदेश देगा। इसीलिए प्लीज ट्राई टू पुल अप योर सॉक्स एंड टाइटन योर बेल्ट एंड फाइट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप इस वक्त अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या इस वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रही है, अगर आप टाइम टेबल ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरी फील्ड ट्राई करनी चाहिए, अगर आपके मन में किसी भी तरह का करियर रिलेटेड कोई भी कौतूहल है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे सामने है। आई एम अ काउंसिलर फ्रॉम लास्ट 7 years। ये मेरा नंबर है और इसके साथ ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, साथ में मैंने एमबीए किया हुआ है ऑपरेशंस में, एंड आई एम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स विद 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रफली अराउंड 7 years ऑफ काउंसलिंग एक्सपीरियंस। सो आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और अपने करियर को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। अगर जरूरत हो तो कॉल करिए, आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल स्पेशल का। और आज एक बार फिर से बोनांजा पैक लेकर आए हैं आपके लिए। दो टॉपिक्स आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन पॉलिसी शुड बी मिनिमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसका ऐलान किया गया था जुलाई अगस्त महीने में, उस नई शिक्षा नीति में सरकार की दखलंदाजी बहुत कम होगी। तो यार हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है, सरकार भी दखल नहीं देगी तो फिर होगी कैसी है। अरे भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि सरकार हर मामले में टांग नहीं अड़ाएगी, सरकार खुद से नहीं डिसाइड करेगी कि बच्चों को ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमने हमारी मर्जी बच्चों पे थोप दी। इनके बोलने का मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी चीजें कमेटी द्वारा लागू होंगी, ये तय करने से पहले हम जनता से बात करेंगे, हम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, उनको पूछेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको और क्या क्या चाहिए।
हम टीचर्स को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर बच्चों को आपको ये सारी चीजें सिखानी है तो उसके लिए ट्रेनिंग में आप क्या क्या चाहते हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसोर्सेस की कमी पड़ रही है। हम पेरेंट्स से बात करेंगे कि वो अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। और हम ये भी देखेंगे बिजनेस पीपल्स को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को पूछ के कि आपको आने वाले दिन में किस तरह का युवा चाहिए, किस तरह की रोजगारी चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूं, आने वाले 4 से 6 साल के अंदर अंदर दोस्तों, भारत में एजुकेशन के साथ साथ नौकरी करने वाले युवाओं में पूरी तरह से स्किल्स चेंज हो चुकी होंगी। आपको मैं एक बात क्लियरली बता दूं, आज के डेट में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का लेटेस्ट पैकेज या 2018 का पैकेज चलाना नहीं आता है, आप महा बेवकूफ हैं और आप जल्द ही इस चीज को रियलाइज करेंगे। इसीलिए प्लीज आने वाले दिन में जो स्किल्स लगने वाली है उसके बारे में आज सोचिए। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो आज आप सीखिए, मेरे साथ साथ ये द हिंदू एडिटोरियल की एक एक लाइन पढ़िए। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद ये एडिटोरियल कॉलम अपने सॉफ्ट कॉपी में ओपन करिए और पूरा पढ़ के देखिए और उसके ऊपर नोट्स भी बनाइए, वोकैबुलरी लिखिए। इसको बोलते हैं तैयारी। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ईयरफोन डाल के मेरा लेक्चर घंटा भर सुन के आपको लग रहा है कि भला हो जाएगा, तो बॉस 2020 का एक बहुत बड़ा जोक सुना रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से लिख के रख लो। सिर्फ लेक्चर सुन लेने से भला हो जाता तो आज पूरा का पूरा संकल्प, आयलन, सारथी, शुभम सारे ही बच्चे जाके नौकरी में बैठ गए होते। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दूसरा आज का टॉपिक है एम्पावर द यूथ फर्स्ट। दो बहुत अच्छे लेखक हैं जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं, जिनमें से एक लंदन यूनिवर्सिटी के हैं और दूसरे राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अगर इस देश को आगे मजबूती देनी है और अगर इस देश में आप चाहते हैं कि इकोनॉमी रिकवर कर जाए तो आज यूथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यूथ यानी कि युवा शक्ति, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद बात किया करते थे, उस यूथ में आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ वो है जो आने वाले 10 साल में हर प्रकार की तस्वीर बदल सकता है। और भारत को तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि युवा बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है। आने वाले 10 साल में ये और बढ़ सकती है। भारत में युवा संख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से कम उम्र की है, ये तो आपको मालूम ही है। इसलिए सही मायनों में हम एक यंग इंडिया है। अब ये यूथ अगर बेरोजगार रह गया तो ये यूथ शांत नहीं बैठेगा। ये ऐसे काम कर सकता है जो देश हित में ना हो। ये हो सकता है आतंकवादी बन जाए, ये हो सकता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने लग जाए, या ये हो सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में बिजी हो जाए। यूथ को अगर सही दिशा नहीं मिली तो उसको भटकने में देर नहीं लगती। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात का एक बढ़िया एग्जाम्पल है और उसका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी इसका एग्जाम्पल है और अफ्रीका के कई सारे देश इसके एग्जाम्पल हैं। तो इससे पहले कि इस तरह की भयानक परिस्थिति हमारे यहाँ आए, हमें यूथ को एक सही दिशा देनी पड़ेगी। लेखक ने इसमें लंदन का एक एग्जाम्पल दिया है। उनके यहाँ भी युवा बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, तो उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम लाया। भारत में अगर ये कार्यक्रम आज लाया गया तो कहीं इसका असर आपको 8 से 10 साल के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे तो ये जो यूथ प्रोग्राम हम बात कर रहे हो सर आप, ये कैसे कनेक्ट होगा? हाँ, ये कनेक्ट होगा भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ। अब आप देखो, नई एजुकेशन पॉलिसी ये लाई जा रही है तो एजुकेशन में बदलाव आएंगे। वो एजुकेशन में बदलाव आने के बाद आपकी ट्रेनिंग और आपकी स्किल्स बदलने लगेगी। उस स्किल्स के आधार पे आप नौकरी करने जाओगे। नौकरी की जरूरत हर युवा को है और फैक्ट्री वाले उसी को नौकरी देंगे जो काम उसको आता होगा। तो अभी से अगर मान लो यूथ को वही बातें पढ़ाई जाए जो उसको आज नहीं कल लगने वाली है, तो 10 साल के अंदर अंदर नौकरी और शिक्षा ये दोनों एक बराबर ब्रिज बना लेंगे और मैच हो जाएंगे। ये है एक बढ़िया अंदेशा जिसका मैं बहुत अच्छे से वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का काम शुरू करते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और फटाफट शुरू करते हैं। वैसे ईयरफोन डालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी कोई भी बातें नहीं करने वाले जो अकेले आपको सुननी चाहिए, बल्कि आप अपने मोबाइल को जरा लाउड स्पीकर में डालिए और घर वालों को बैठाइए और घर वालों को बोलिए कि बस 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 मराठी सीरियल देखना बंद करे और जरा निखिल सर का ये द हिंदू एडिटोरियल सुन ले भाई। चलो तो फिर शुरू करें। ओके, लेट्स बिगिन।
यस, तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन पॉलिसी शुड बी मिनिमल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, अब ये जो आर्टिकल है ये मैंने द हिंदू से निकाला है, और माफ करना दोस्तों ये आर्टिकल एडिटोरियल का नहीं है, ये आज की फ्रंट लाइन न्यूज है, राइट। लेकिन न्यूज बहुत काम की है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश और वोकैबलरी का भी पैरेलल सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए इम्पेशेंट मत होना, ये न्यूज समझने जैसी है, इसके ऊपर जीडी ऐसे कुछ भी आ सकता है, आपको इंटरव्यू में सवाल आ सकते हैं, तो आप ये जरूर समझिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी, मध्यस्थी करना, राइट। इन एजुकेशन पॉलिसी शुड बी मिनिमल, मिनिमल का मतलब होता है मिनिमम, यानी जितना कम हो सके उतना कम। किसने बोला? नरेंद्र मोदी जी ने बोला। ओके, पीपल्स डाउट मस्ट बी एड्रेस बिफोर एनईपी इंप्लीमेंटेशन। एनईपी का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मोदी से। दोस्तों, आज आप एक प्रॉमिस अपने आप को करिए, मुझे करिए, और अगर आपके माँ बाप मेरे साथ ये लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी करके रखिए, अपने छोटे भाई बहनों को अपने पास बिठाइए और उनको भी ये लेक्चर दिखाइए, और उनको ये कमिटमेंट दीजिए, आप खुद ये कमिटमेंट दीजिए कि आज के बाद कोई भी चीज, कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नई न्यूज, कोई भी नई जानकारी आप केवल वीडियो देख देख कर हासिल नहीं करेंगे। प्लीज कमिट योरसेल्फ। मैं आपको एक बात अपने पूरे अनुभव से बता सकता हूं, केवल वीडियो देखकर अगर आप भीष्म पितामह बनने निकले हैं तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और उसमें खीले भी मारते जा रहे हैं अपने कॉफिन में। ये गलत है दोस्तों। आप वीडियो जरूर देखिए, मैं मना नहीं करता, आप वीडियो देखिए, लेकिन सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको लगता है कि हाँ 10 मिनट मैंने सुन लिया, स्टडी आईक्यू का वीडियो सुन लिया, आकाश सर का वीडियो सुन लिया, निखिल सर का वीडियो सुन लिया, किसी और का वीडियो सुन लिया, तो इससे हो गया, मुझे तो क्या है, सब कुछ पता चल गया। नो नो नो, आपकी निकम्मेबाजी आपको बहुत महंगा, आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। पढ़ने में विश्वास रखिए, रिसर्च करने में विश्वास रखिए, खुद चीजें सोचने में विश्वास रखिए, चार बातों के बारे में डिटेल निकालने में विश्वास रखिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप डिटेल निकालिए, पढ़िए, तो आप कहेंगे कि अरे सर वो सब इंग्लिश में रहता है, हमको समझ में नहीं आता। अब इंग्लिश में रहता है ये बात क्या आपको आज पता चली? नहीं ना। नौकरी आपकी पूरी इंग्लिश में होने वाली है, वहां पर सारी लिखाई पढ़ाई जो नौकरी में करनी पड़ेगी वो इंग्लिश में होने वाली है, ये क्या आपको आज मालूम नहीं है? ये आपको पता है। चाहे आप ग्रामीण बैंक में भी काम करें, आपको इंग्लिश की जरूरत तो थोड़ी बहुत पड़ने ही वाली है, कल को प्रमोशन लगेंगे वहां पर भी इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब क्या आपको पता नहीं था जब आप ग्रेजुएट कर रहे थे? ये तो आपको पता था। तो अब इससे ज्यादा देर मत करना बेटा, अब यहां से अगर शुरुआत जीरो से करनी है तो दिस इज द राइट टाइम, और कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये मौका मिलेगा नहीं। ऑलराइट right. तो आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में आई हुई है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5+3+3+4 का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसको बोला जा रहा है 5 का एक ग्रुप। क्लास 4 और क्लास 5 और क्लास 6, इसको बोला जा रहा है 3 का एक ग्रुप। उसके बाद सॉरी, क्लास 3, 4, 5, उसके बाद क्लास 6, 7, 8, इसको बोला जा रहा है 3 का एक और ग्रुप, और 9, 10 और 11, 12, इसको बोला जा रहा है 4 का एक ग्रुप। छठवीं क्लास से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों को अंक गणित और बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप करने की बातें की जा रही है। लेकिन ये सब पॉलिसी बना देने के बाद टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, पेरेंट्स को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। खुद बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा कि बेटा अब तुम्हारे लिए कुछ नया होने वाला है। अलग अलग युवाओं को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आज नहीं कल तुम्हारे जॉब के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले, एजुकेशन से रिलेटेड चीजों पे बिजनेस करने वाले, इन सबको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि यस ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस देश की भलाई के लिए है। इतना तो सरकार को करना पड़ेगा, और क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार इस तरह के फैसले खुद तो कर नहीं सकती, इसीलिए सरकार यानी नरेंद्र मोदी खुद अपनी बात मुंह से ये बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी के समर्थन में बोल रहे हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपसे पूछे बिना नहीं लेंगे। ओके, तो क्या बोलते हैं जरा देखते हैं। The government's intervention in the education policy should be minimal, Prime Minister Narendra Modi said on Monday, emphasizing का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पे ज्यादा प्रकाश देना, that the policy belonged to the whole country rather than to any particular government in power। हाँ, ये जो पॉलिसी है
ये देश की पॉलिसी है, ये किसी सरकार वरकार की पॉलिसी नहीं है कि ये बीजेपी की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास बोल दिया और वो होने लगेगा, ऐसा नहीं है, ये पूरे देश को करना है। Mr. Modi was addressing the inaugural session of Governors Conference on the National Education Policy, which is being attended by State Education Minister and Vice Chancellor। नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली में गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये बात बोल गए और उस मीटिंग में प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे और वाइस चांसलर्स बैठे हुए थे। ये वाइस चांसलर कौन होते हैं? ये वाइस चांसलर्स या तो गवर्नर खुद होते हैं या तो फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक वाइस चांसलर होता है जिसको हम कुलपति कहते हैं, हिंदी और मराठी में कुलपति कहते हैं। तो हमारे देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंतर्गत करीबन करीबन 40-50 हजार कॉलेजेस आ जाते हैं और वहां उन कॉलेजेस में हजारों नहीं लाखों लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और इन सब के भविष्य के लिए अगर हमको कुछ भी डिसाइड करना है तो सबको बोलने का मौका तो मिलना ही चाहिए। सही बात है। द फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री। एस्पिरेशंस का मतलब होता है आपकी इच्छाएं, आपके सपने। तो ये बोला जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है वो हर किसी के सपनों को पूरा करने के हिसाब से बनाई जाएगी। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल बॉडीज ऑल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल बॉडी, लोकल बॉडी का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पंचायती सिस्टम, वहां तक हर किसी का पूरा पूरा कर्तव्य है कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो अपनी राय दे। देखो यहाँ तानाशाही नहीं चल रही है, प्लीज जो जो अलग तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट कुछ भी लेकर आती है और हमारे सर पे थोप देती है, यहाँ पर साफ बातें ये चल रही है कि हम ये करने वाले हैं, आप इस बात से सहमत है तो हाथ उठाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे, ये बोला जा रहा है। Okay, but it also true that government's interference or intervention in the education policy should be minimal। ये बोला जा रहा है कि सरकार इस पे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी, जो आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा इसको चलाएंगे। Just as the foreign policy or defense policy are the policies of the country, not of the government, so is the education policy. It belongs to the whole country, he noted, urging a collective responsibility in implementing the policy, right? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जल्द से जल्द काम शुरू हो, ये बोलते समय मोदी जी ने ये बोला कि जिस तरह देश की सुरक्षा नीति या जिस तरह देश की विदेश नीति जो होती है वो कभी भी सरकार की नहीं, वो पूरे देश के बारे में सोच के होती है, वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी भी पूरे देश के बारे में सोचकर की जाएगी। The Prime Minister urged the state to hold consultations with stakeholder on the implementation of the policy by 25th of September। अभी देखो 25 सितंबर की डेट है, किस बात की? अब आप जरा बैकग्राउंड समझ लो। एजुकेशन पॉलिसी रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने डिक्लेयर की, आपको याद है ना? राइट। अब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव रहेंगे, अनुमानित बदलाव, वो सब बताए गए हैं, राइट? हाँ, लेकिन अभी भी पब्लिक से सलाह मशवरा करने का एक राउंड बाकी है। उसके बाद कमेटी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो सबकी राय सुनेगी, टीचर्स की राय सुनेगी, पेरेंट्स की, बच्चों की, सबकी राय सुनेगी और उसके आधार पे अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी और वो ड्राफ्ट के हिसाब से चीजें फिर अगले साल या उसके अगले साल से शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सुनने सुनाने का काम है, पब्लिक की राय नोट करने का काम है, ये कब करना है? 25 सितंबर को, ऐसा बोलने का मतलब है। समझ में आया क्या आपको? राइट। When we move towards, it's natural for doubts and questions to arise in people's mind, he said. Hold discussions, okay, यानी discussions होने दो। कैसे? पेरेंट्स में हैव क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी। माँ बाप के मन में ये सवाल होंगे कि बच्चा कौन से विषय में आगे का ग्रेजुएशन करेगा। आप तो बोल रहे हो कि बीए का एक सब्जेक्ट लेगा, बीकॉम का एक सब्जेक्ट लेगा, फिर एक वो लॉ का एक सब्जेक्ट लेकर अपना एक ग्रेजुएशन बना लेगा, खिचड़ी ग्रेजुएशन बना लेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिक्लेयर हुआ है बाय द वे। तो अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो हमारे मन में कुछ डाउट है उसको क्लियर करो, तो पेरेंट्स के डाउट क्लियर किए जाएंगे। टीचर्स में वांट टू नो अबाउट द करिकुलम डिजाइन। टीचर्स को चिंता होती है सिलेबस की और करिकुलम की, तो उनको पहले वो क्लियर करो क्योंकि उनको पढ़ाना है। Other stakeholders may have doubt about the availability of resources needed to implement the NEP.
बाकी के जितने लोग हैं उनके मन में ये डाउट है कि अरे भाई ये सब करने के लिए आप बोल रहे हो कि 6वीं क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ, आप बोल रहे हो कि उसको कोडिंग सिखाओ, जावा ओरेकल ये सब सिखाओ, तो ये सब करने के लिए तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ये सब करने के लिए तो हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर छोड़ो हमारे पास कंप्यूटर लैब वाला एक कमरा भी नहीं है जहां पर, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सी चीजें बिना सुविधाओं के नहीं हो सकती। तो सुविधा जिनको देनी है, जिनको रिसोर्सेस देने हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। It's important to discuss all the provisions of the and the nitty gritty, nitty gritty बड़ा प्यारा शब्द है, nitty gritty का मतलब होता है जरूरी चीजें, okay, of the documents. It can only be implemented once all the doubts and questions in people's mind are addressed. Mr. Modi said, मोदी जी ने ये बोला कि जब तक सारे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। With governors being the chancellors of 400 plus universities which have more than 40,000 affiliated colleges, they have a crucial role to play in the implementation of new education policy. गवर्नर्स दरअसल चांसलर होते हैं यानी कुलपति होते हैं, कहाँ के? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के। तो 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है भारत में, कैन यू इमेजिन, 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज। अब इतनी यूनिवर्सिटीज में 40,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और उनमें पढ़ने वाले 40 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नर से बात करना तो बहुत जरूरी है। Further, consultation would be held in the central universities on September 19. Okay, 19 सितंबर को एक कंसल्टेशन भी हेल्ड किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, सरकारी यूनिवर्सिटीज का। Mr. Modi said the NEP 2020 provided a vision for a new India for the 21st century in line with its aspiration to be a self-reliant power. हाँ, अभी देखो, बार बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हम चाइना से ऐप बैन कर रहे हैं, हम खुद मेक इन इंडिया पॉलिसी पे विश्वास कर रहे हैं। अब आप एक पल के लिए जरा सोचो दोस्तों, चाइना से कोई चीज हम मंगवाएंगे नहीं, बाकी देशों से भी जो कुछ हम मंगवाते आए हैं उसको हम कम करेंगे, तो ये सारी चीजें हमको खुद ही प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब कुछ हम खुद बनाएंगे। खुद बनाने के लिए क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए क्या लगेगा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के लिए क्या लगेगा? मैन पावर, यानी अच्छे युवा टैलेंटेड लोग। और अच्छे युवा टैलेंटेड लोग कहां से आएंगे? जब एजुकेशन अपना असर दिखाने लगेगा तभी तो आपको यूथ टैलेंटेड मिलेगा। आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, सॉरी टू से, उनको मोटर वाइंडिंग करते हैं, कैसे करते हैं ये तक नहीं पता। बहुत से बच्चे मैंने खुद अपने आंखों के सामने ऐसे देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किस लेवल पे पास की है, कैसे पास की है, ये एक मन में बना हुआ एक राज है जो वो कभी नहीं बताना चाहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर बीकॉम का बच्चा बीकॉम को सीरियसली नहीं लेगा, इंजीनियर इंजीनियरिंग को सीरियसली नहीं लेगा, मेडिकल वाला मेडिकल प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेगा, तो देश में खराब क्वालिटी की लाइन लग जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश क्या कभी सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हो पाएगा? नो। आज एक लेजर गन तक हमको ठीक से बनाना नहीं आता जो हम इजराइल से बनवा रहे हैं। आज हमको पनडुब्बियां बनाना नहीं आता। आज हमको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर बनाने नहीं आते। आज कोई भी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में 50-60 साल पहले आ गई है उसको अब भी हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं 4th क्लास में था सीबीएसई में, तब हिंदी में बाल भारती में हमें एक चैप्टर हुआ करता था जापान, और उस जापान वाले चैप्टर में हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो बताए गए थे, और जापान ने बुलेट ट्रेन चालू करके क्या तरक्की की है इसके बारे में बताया गया था। अब वहां से लेकर आज तक हमको बुलेट ट्रेन बनाना नहीं आया, क्योंकि हम कभी अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को कभी हम उजागर कर ही नहीं पाए। जब भी एजुकेशन की बात आती है, टेक्नोलॉजी की बात आती है, विज्ञान की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है, भारत एक फ्लॉप शो साबित हो जाता है। द सिस्टम इज इन सच अ वे दैट आने वाली युवा पीढ़ी वो एकदम सही सोचने वाली हो। अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया है तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा विकास करे। अगर किसी बच्चे ने मेडिकल लिया है तो वो मेडिकल क्षेत्र में अच्छा विकास करे। अगर किसी बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर लिया है तो वो बीएससी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा विकास करे। ये नहीं कि बस केवल नौकरी लेकर सेटल होना है, अपने बारे में सोचना है और कुछ नहीं। आज बीकॉम वाले
किसी तरीके से बैंकिंग की नौकरी करते दिखाई दे रहे हैं, इंजीनियर्स एमबीए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर बैंकिंग की नौकरी। अरे भैया कोई भी अपने फील्ड में कुछ करना ही नहीं चाहता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भारत को सेल्फ रिलायंट बनने ही नहीं देना चाह रहे हैं, और इस वजह से एक एस्पिरेशन पैदा हुई है कि आने वाले दिन में आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर फेल्ट इट वुड हेल्प ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी। हम इस देश को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं भैया, नॉलेज इकोनॉमी और सारी चीजें, लेकिन करने के लिए सबको एक साथ कमर कसनी पड़ेगी। एंड टैकल ब्रेन ड्रेन बाय पेविंग द वे टू ओपन लोकल कैंपसेस ऑफ ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इस आर्टिकल का अगर मैं आपको एक सबसे बड़ा दर्द अभी आपको 30 सेकंड में अगर मैं शेयर करूं तो वो है ये दो लफ्ज, ब्रेन ड्रेन। आपको पता है भारत में जब ब्रिटिश लोग थे तो वो क्या करते थे, भारत का कोयला चुराते थे, लूट के ले जाते थे। ये कोयला जहाजों के थ्रू वो ब्रिटेन लेके जाते थे। वहां ले जाने के बाद उस कोयले को यूज करके अपनी फैक्ट्रियां चलाते थे, उन फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन करते थे, और वो प्रोडक्शन के बाद जो कुछ भी वो बनाते थे उसको लाके वापस भारत में ही बेचते थे। और ऐसा कर करके उन्होंने भारत को अंदर से खोखला कर दिया। भारत का कॉटन लूटते थे और भारत के ही कॉटन से कपड़े बनाकर भारत को ही 10 गुना हाई प्राइस पे बेच देते थे। ये सारी चीजें दादा भाई नायरोजी ने समझाई थी ड्रेन थ्योरी के नाम पर। दादा भाई नायरोजी उस जमाने में लोगों को ये समझाया करते थे कि कैसे आपकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और जैसे किसी वॉश बेसिन में नीचे ड्रेन पाइप लगा होता है तो सारा पानी एक जगह से निकल जाता है, वैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा जा रहा है। अब बात करते हैं इस ब्रेन ड्रेन की। हमारे देश में आज 23 आईआईटी है, हमारे देश में आज 20 के ऊपर आईआईएम्स है, हमारे देश में आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हमारे देश में आज आई स्क्वायर आईटी है, हमारे देश में आज अच्छे कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, सब कुछ। हमारे देश का युवा पढ़ लिख जाता है, अच्छे नंबर से कोई अच्छी रैंकिंग पर किसी अच्छी कंपनी में काम करने लग जाता है, और देखते ही देखते विदेश चला जाता है। अगर इंडिया में रहता भी है तो वो फॉरेन की कंपनी में काम करेगा, गूगल में काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा, डेल में काम करेगा, इंटेल में काम करेगा, नासा में जाके काम करेगा। लेकिन भारत के इंडियन रेलवेज में, भारत की बैंकों में, भारत के हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, या इस देश की किसी सरकारी कंपनी में, गैर सरकारी कंपनी में जो इंडिया की हो, उसमें नहीं काम करेगा। कारण केवल एक, वो लोग यहां से ज्यादा पैसे उसको ऑफर करते हैं। अब मैं हमारा युवा हमारी थाली में छेद कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल नहीं। उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको जाने का पूरा अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन इस तरह की सिस्टम जो बन गई है कि पेड़ हम उगाएं और फल कोई और ले जाए, आईआईटी का इंजीनियर हम तैयार करें और उसका दिमाग पूरा अमेरिका में यूज हो, हम यहाँ पर अच्छे अच्छे एमबीए ग्रेजुएट्स बनाए और वो सब के सब फॉरेन में जाके एचएसबीसी, डॉयचे बैंक ज्वाइन करके उनका भला करे। ये हमें रोकना होगा, ये हमें तोड़ना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑक्सफोर्ड से पास हुए हैं और उन्होंने अपना पहला पैकेज टाटा में लिया है, या रिलायंस में लिया है, या महिंद्रा में लिया है, या इंडियन रेलवेज में लिया है, और इनका भला कर रहे हैं? नो, क्योंकि ये लोग उतने पैसे देने में सक्षम नहीं है। अब सक्षम नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ना होगा। सरकारों को, प्राइवेट बिजनेसमैन को जागना होगा। हमारे देश का टैलेंट हमारे यहाँ रखने के लिए हमें इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को सुधारना होगा, ताकि इस देश का टैलेंट यहाँ पर बना रहे और उसका पूरा पूरा यूज इस देश में हो सके। समझ में आया आपको? उसको बोला जा रहा है ब्रेन ड्रेन। द पॉलिसी वुड ऑल्सो कंपेयर द कंट्रीज यूथ फॉर जॉब्स ऑफ द फ्यूचर in a world where the nature of work was undergoing to change. Yes, ये लाइन अगर इस देश के युवा को आज समझ में आ गई, मैं दावा करता हूं कि दोपहर का भोजन भी उसको हजम नहीं होगा, रात का डिनर भी उसको हजम नहीं होगा, सोच विचार करेगा। तो ये बोल रहा है कि हमें भविष्य के नौकरियों के लायक इस देश के युवा को बनाना होगा। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट खुद नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं तो समझ जाओ इस बात में दम है, क्योंकि हवा में बातें नहीं की जा रही है।
आने वाला समय सिर्फ टेक्नोलॉजी का होगा, आने वाला समय अंग्रेजी का होगा, आने वाला समय सॉफ्टवेयर्स का होगा, आने वाला समय एप्स का होगा, आने वाला समय बड़ी बड़ी चीजों में इंटरनेट जुड़ी हुई चीजों का होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह का जमाना होगा, आईओटी वाला। यानी अगर आज आप अपने आप को इस इंटरनेट के जमाने के साथ, इस 4G जमाने के साथ बदलते नहीं है, अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, बिलीव मी, हम ऐठ के रह जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। मुझे बराबर वो भाषण याद आता है जो जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद 1951-52 में, सॉरी माफ करना, 1956 के जमाने में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखते समय जो उन्होंने भाषण दिया था। वो जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जब उन्होंने नींव रखी थी, और होमी जहांगीर भाभा जिनको उन्होंने ऑक्सफोर्ड से बुला के लाया था, उस समय उन्होंने भाषण दिया था कि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। आज वो भाभा एटॉमिक सेंटर भारत का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन गया है, जहां से हम वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स डेवलप करते हैं, राइट। एक उदाहरण ही है वो, और कुछ नहीं, लेकिन इस तरीके से देश में आज सोचना पड़ता है ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। इतना बड़ा देश रातों रात जादू करके तो चलने वाला है नहीं। द फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ mere curricular studying as well as the emphasis on vocational education would equip Indian students with the skills needed for the global workforce, he pointed out। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश के बच्चों में फोकस किया जाए वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल, वैकेशनल नहीं, वैकेशन यानी छुट्टी, वोकेशन का मतलब व्यवसाय, काम, तो काम से रिलेटेड चीजें अगर आपको एजुकेशन में दी जाए, आपके व्यवसाय से रिलेटेड, तो वो चीजों के सहारे ही आप ग्लोबल टैलेंट बन पाओगे। मतलब ये कि जैसे आपको हर चीज थ्योरी में समझाई गई है, हाँ, मोटर वाइंडिंग कैसे करते हैं इंजीनियरिंग में थ्योरी में बता दिया, वेल्डिंग कैसे करते हैं इंजीनियरिंग में थ्योरी में बता दिया, सबमर्सिबल पंप कैसे चलता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे चलता है, ये सब इंजीनियरिंग में बता दिया गया है थ्योरी में। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जा रहा है उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो अभी भी वो बातें सीख रहा है जो कब की बदल चुकी है और जमाना कहां से कहां जा चुका है। मैंने खुद इंजीनियरिंग में अपनी पूरी आउटडेटेड सिलेबस देखा है जिसका आज के समय से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, राइट। तो ये जो चीजें हैं इसको बदल के आज के लायक बनाना पड़ेगा, ताकि अगर हमें दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए हमें ये सब बातें समझ में आए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ पे। प्रेसिडेंट्स कॉल, राष्ट्रपति जी ने क्या बोला। एड्रेसिंग द कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अर्ज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। उन्होंने बोला कि भारत की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अब R&D में लगाए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन में लगाए। वैसे आपको एक बात बता दें, हमारे देश की जीडीपी का 6% हिस्सा अब यहां से एजुकेशन में जाने वाला है, ऐसा बोला गया है। ये बहुत 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 बड़ी न्यूज है दोस्तों। 6% हिस्सा कहां जाने वाला है, सीधे सीधे एजुकेशन में जाने वाला है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। हाँ, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, प्लीज इसको समझना। 6% ऑफ जीडीपी का मतलब कितना होता है दोस्तों? आपको पता है कि भारत की जीडीपी है $2.9 ट्रिलियन। इसका मतलब हो गया भारत की जीडीपी है 2900 बिलियन डॉलर, क्योंकि 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन, राइट। यहां तक तो सारा फॉर्मूला क्लियर है आपको। अब 2900, $1 का मतलब कितना हो गया, करीबन करीबन 74 रुपए के आसपास हो गया, राइट। अब आप जरा सोचिए कि 6% ऑफ जीडीपी, ओके, अब 290 कितना हो गया, 10% हो गया। 10% कितना हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, हाँ, 10% हो जाएगा 290, ओके, डॉलर। अब 290 बिलियन डॉलर 10% है, तो इसका और आधा कर लेते हैं हम, तो ये तकरीबन तकरीबन कितना हो जाएगा, 300 का आधा 150, यानी 145 बिलियन डॉलर। 145 बिलियन डॉलर का मतलब हो जाएगा 5%, तो 6%, यानी आप इसमें 30 और जोड़ दो, तो करीबन करीबन 180 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट ये जीडीपी का हम एजुकेशन में लगाने वाले हैं। ये कम नहीं होता दोस्तों, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। 180 अरब डॉलर्स
अब हम एजुकेशन में लगाने वाले हैं ताकि इस देश के युवा को सीखने का मौका मिले और अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, राइट। Mr. Kovind noted that such investment was only 0.7% of GDP in India in comparison to 2.8% of US and 4.2% in South Korea and 4.3% in Israel। देखो ऑलरेडी 2.8% अमेरिका लगा रहा है जीडीपी का एजुकेशन में, 4.2% साउथ कोरिया और 4.3% इजराइल लगा रहा है। चलो देर सवेर, लेकिन हमको कम से कम अकल तो आई कि एजुकेशन में पैसा लगाना जरूरी है। Education is the most effective means of social justice and personal advancement. There is no better investment than that of education to improve the future of the society। वाह वाह, मन जीत लिया बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात की है। इन्होंने बोला है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना समाज के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि देश के युवा के ऊपर और आने वाले भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। काश घर के हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी से ज्यादा उसके एजुकेशन पे खर्च करें। मेरी बात कड़वी लग रही होगी लेकिन सच है बेटा, भारत में बेटी की शादी पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसके एजुकेशन पे नहीं। अगर ये चीज उल्टी हो गई, वहां से आप देख लेना देश बदलना शुरू हो जाएगा। द गोल ऑफ इन्वेस्टिंग 6% ऑफ जीडीपी इन पब्लिक एजुकेशन हैड रिमेन्ड अनरीचेबल सिंस इट वाज ओरिजिनली मेड इन 1968 एजुकेशन पॉलिसी, द प्रेसिडेंट सेड। जाते जाते उन्होंने ये भी बोला कि 6% पूरे जीडीपी का एजुकेशन में लगाने का सपना हमारा 1968 से पेंडिंग है, राइट। कभी कर ही नहीं पाए क्योंकि उतना बजट कभी रहा नहीं। आने वाले दिन में भी इसके ऊपर बहुत से सवाल उठेंगे कि क्या सच में इतना पैसा लगाया, सरकार बोल देगी इतना पैसा लगाया लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देगा। वो अपने आप में एक अलग पॉलिसी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर इतना बोला गया है तो चलिए भाई, हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और देश के युवाओं के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी पैदा हो सके। तो दोस्तों, आज आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। और मोदी जी और रामनाथ कोविंद के जो विचार इसके ऊपर है, सरकार इसके ऊपर जो सोच रही है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट या एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हैं। तो आप दोनों ही बातों को हमारे साथ शेयर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के दूसरे आर्टिकल पे, एम्पावर द यूथ फर्स्ट, यानी युवा को मजबूत किया जाए। और युवा को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए, ये बता रहे हैं CR केसवन और विघ्नेश कार्तिक KR। ओके, दोनों के दोनों अच्छे खासे जाने माने लोग हैं और ये दोनों ही एजुकेशन इंडस्ट्री में काफी कुछ कर चुके हैं। तो इनका बनाया हुआ आर्टिकल है, जरा फटाफट समझ ले। अ फोकस ऑन इंडियाज यूथ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। देखा, मैंने पिछले आर्टिकल में आपको ऑलरेडी बोला कि सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है, देश के युवा पे फोकस किया जाए। बिल्कुल सच बात है, देश का युवा ही है जो फाइटर प्लेन उड़ाएगा, देश का युवा ही है जो कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, देश का युवा ही है जो टेक्नोलॉजी जानता है। इसीलिए युवा शक्ति पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। On Independence Day, the Prime Minister belabored his government's leitmotif of an आत्मनिर्भर भारत। देखिए कितने अच्छे अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड हैं। बिलाबर्ड, बिलाबर्ड का मतलब होता है अटैक करना। ओके, अटैक करना, किसी चीज के ऊपर शब्दों से हमला करना या किसी चीज के ऊपर सीधे ताकत से हमला कर देना। His government लाइट मोटिव ऑन आत्मनिर्भर भारत। लाइट मोटिव का मतलब होता है आइडिया, ओके, किसी प्रकार की सोच। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बड़ा जोर दिया। इन टुडेज इंडिया वी कैन अचीव दैट गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस ओनली इफ वी एनहांस आवर सिटीजन्स कैपेबिलिटीज। गिवन आवर डेमोग्राफिक कंपोजिशन वी मस्ट बिगिन बाय एम्पावरिंग आवर यूथ। अगर हमें आज के डेट में सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन को ध्यान में रखें तो ये समझ में आता है कि यूथ में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और यूथ कौन, हमारे देश का 138 करोड़ का टोटल जन समुदाय, उसमें से 65% लोग आज यूथ हैं। कैन यू इमेजिन 65%? यानी भारत चाहे तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सेना भारत की हो सकती है। ओके, भारत चाहे तो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर्स,
सबसे अच्छे लॉ ग्रेजुएट, सबसे अच्छे अर्थशास्त्री, ये सब कुछ यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति कुछ भी कर सकती है सही दिशा में चीजें करवाई जाए तो। अदरवाइज युवा शक्ति 16-16 साल के बच्चे बंदूक पकड़ के IAS भी ज्वाइन कर लेते हैं, भगवान ना करे वो मनहूस दिन देखना पड़ेगा। आर वी इन्वेस्टिंग इन अवर यूथ, क्या हम अपने यूथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? चले देखते हैं। The 2014 National Youth Policy defined youth as persons between 15 and 29 years। 15 साल से लेकर 29 साल तक की उम्र के बच्चों को, उस वर्ग को युवा बोला गया है। This cohort accounted 27.5% of population then। कोहर्ट का मतलब होता है पूरी की पूरी ब्रिगेड, पूरी की पूरी फोर्स। ओके, तो ये बोला गया है कि तकरीबन 28% पूरे पॉपुलेशन का उस जमाने में 2014 में कौन थे? ये 15 से 29 साल वाले। ऑलराइट, अकाउंटिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी रिपोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 2710 रुपीज पर यूथ ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड फूड सब्सिडीज। ओके, तो 2014 की अगर हम रिपोर्ट उठा के देखें तो हमारे देश में प्रत्येक युवा के ऊपर 2710 रुपए खर्च किए जा रहे थे। 2710 रुपए बस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये बहुत कम है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, फूड सब्सिडी सब मिला के 2710 रुपए। तो टोटल अमाउंट अगर हम देखें 28% लोगों का, तो वो कितना निकलता है? 90,000 करोड़ रुपए। Assuming that the state spend an equal amount, the total investment in our youth would be under 1% of the GDP, hardly commensurate with their population and potential। अगर इस 90,000 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की टोटल जीडीपी का 1% भी तो नहीं है ये, 1% भी नहीं है। तो 1% भी नहीं है तो आपको इस देश में अच्छे ड्रोन प्लेन बनाने वाले इंजीनियर्स, अच्छे लैब्स, अच्छे एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइंटिस्ट कहां दिखेंगे? इसीलिए तो बात की गई है कि इस 1% को बढ़ा के नई शिक्षा नीति के तहत कितना किया जाएगा? 6%। सब कुछ ढंग से होगा तब तो जाके देश का युवा पढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। A World Bank report pegged the project cost of not investing in children and youth at 4% of the GDP every year। वर्ल्ड बैंक ने हमको काफी लताड़ा भी था, हमको डांट लगाई थी कि आप अपने देश के युवाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर 4% भी खर्च नहीं करते जीडीपी का। Of this, the cost of unemployment account of 0.6%, और उस जमाने में बेरोजगारी कितनी थी? 0.6%। ओके, 2017-18 youth participation in India's labor force was 38.3%। Drawing from the 2018 State of Working India report, we pegged the youth unemployment rate to be at least 18.3%, यानी 3.47 करोड़ youth। ओके, 2017-18 में भारत में जो लोग काम करते थे, भारत में मान लो 100 लोगों के पास जॉब होगा, ढंग से समझना, 100 लोगों के पास जॉब था तो 100 में से 38 लोग युवा थे, 38 लोग यूथ थे। तो कौन यूथ? यही 15 साल से 29 साल के उम्र वाले, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोरोना के बाद से जो बेकार अनएम्प्लॉयमेंट आया है उसमें करीबन 3.5 करोड़ युवा 15 से 29 साल वाले वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। About 30% of youth fall under neither in employment nor in education category and 33% of India's skilled youth are unemployed। देख लीजिए, ये लाइन तो सच में आपको आज शर्म से पानी पानी कर देगी। इस देश में 30% लोग ऐसे हैं युवा वर्ग के जिनके पास ना तो एजुकेशन है, ना कोई हुनर है, ना कोई टैलेंट है। 30%, हर 100 में से 30 लोग। ओके, और 33% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल है लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। अब आप बोलेंगे सर स्किल है तो फिर रोजगार क्यों नहीं है? इसका एक सिंपल जवाब देता हूं मैं अपने अनुभव से। मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां पर आईआईटी मद्रास का एक स्टूडेंट था एज एन इंजीनियर बी मैकेनिकल, उसका पैकेज एक्स अमाउंट। मैं एक साधारण कॉलेज से इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ था, मैं भी बी मैकेनिकल ही था, मेरा पैकेज एक्स -1। और देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद, वहां का एक इंजीनियर
अत्यंत साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज का उसका पैकेज X-4, वो भी इंजीनियर है। कहने के लिए ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, लेकिन देख लो फर्क, देख लो पैसे का। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि स्किल और ढंग की स्किल, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। समझ में आया आपको? इसीलिए जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एमएससी आईटी का सर्टिफिकेट है, इससे मैं कंप्यूटर स्किल्स में परफेक्ट हो जाता हूं, ये बकवास है। आपकी स्किल और एक्चुअल रिक्वायर्ड स्किल में जमीन आसमान का अंतर है। आपने ग्रेजुएशन किया, इससे ज्यादा आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया, किस ढंग से किया, कितना सीरियसली किया, सिर्फ 5 साल के पेपर पढ़ पढ़ के कर लिया, या कहीं से पेपर चुरा के कर लिया, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टिक लगा के कर लिया, फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कर लिया, इसमें बहुत फर्क है बेटा। आज नहीं कल इन सब चीजों का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, further, around 50 lakh youth are expected to be entering the workforce annually. Following the COVID-19 lockdown, the CMIE estimated loss of 14 crore jobs in April alone, of which 2.7 crore concern youth. केवल कोरोना काल में अप्रैल महीने में 14 करोड़ नौकरियां चली गई और उसमें से करीबन करीबन 3 करोड़ के आसपास 2.7 करोड़ युवा वर्ग की नौकरियां चली गई। दिस नंबर कपल्ड विद इंप्लीमेंटिंग ग्रीन implication of the pandemic have landed us in uncharted turbulent economic waters, और इसके वजह से आने वाले समय में बहुत बेकार परिस्थिति निर्माण हो सकती है। अब आगे क्या करना है इसको जरा फटाफट कर लेते हैं। द एस्पिरेशनल यंगर जनरेशन born after 1991 invariably hold the key to India's economic and political future. India has just a decade time to seize the opportunity and realize this youth demographic dividend. 1991 के बाद पैदा हुए जितने भी लोग हैं, ओके, उन सब के पास आज मौका है कि वो युवा शक्ति बन सके, और वो कहीं ना कहीं भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है। Therefore, it is an appropriate time to launch the India's Youth Guarantee (IYG) program, akin to the European Union Youth Guarantee (EUYG), but tuned to our country's context. कहने का मतलब ये है कि जो लोग 1991 के बाद पैदा हुए, उनके पास आज एक सही मौका है इस देश की युवा ब्रिगेड बनने का, और इसके लिए सरकार को जरूरी है कि सरकार इंडियन यूथ गारंटी नाम का कोई एक अच्छा सा प्लान लाए, ठीक वैसा ही जैसा यूरोपियन यूनियन में लाया गया। यूरोपियन यूनियन में लंदन में एक ऐसा प्लान लाया गया था, क्योंकि वहां पर भी 20% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे, खाली बैठे थे, इसके लिए उन्होंने वो प्रोग्राम लाया। वैसा हमको भी लाना चाहिए, लेकिन हमको भारत की समस्याओं के हिसाब से वो लाना चाहिए। EUYG emerged in 2010 at a time when youth employment rates were, ऊपर देखते हैं एक बार, वर सोरिंग अबाउट 20%। मैंने बोला ना उनके यहाँ 20% से ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी। एन IYG इनिशिएटिव विद स्टैट्यूटरी बैकिंग कैन फंक्शन एज अ फैसिलिटेटरी फ्रेमवर्क फॉर एंश्योरिंग गेनफुल एंड प्रोडक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ। ओके, इससे प्रोडक्टिव एंगेजमेंट हो सकता है यूथ का। ऑलराइट, अब चलिए ये आगे वाले पैराग्राफ को जरा स्किप करते हुए हम सीधा चलते हैं ये लास्ट वाले पार्ट में, जो कि आज का जिस्ट बता रहा है। लर्निंग फ्रॉम MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यूपीए सरकार ने जो शुरू किया था, उससे हमको क्या सीखने को मिला। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) has been very effective in providing rural livelihood security and social protection. आपको पता है मोदी सरकार इसको शुरुआत में बहुत गालियां देती थी, और आज है कि इसी के भरोसे पूरे लेबर वर्ग को वो नौकरी दे पा रही है। कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, सोचो। Yet only about 4% of the youth in the labor force have been impacted by it. Okay, केवल 4% यूथ है जिसको MG नरेगा के तहत जॉब मिल रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम आज उसने रूरल एरिया में सिक्योरिटी और लोगों की रोजी रोटी बनाकर रखी है। While an urban youth employment program will be a new intervention, we believe that rural youth employment should be instituted alongside MNREGA. IYG यानी इंडियन यूथ, ये IYG का जो फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया था, एक सेकेंड, इंडियन यूथ गारंटी, यस, इंडियन यूथ गारंटी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री टू एड्रेस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली गिवन द रैपिड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इसके तहत हम इकोनॉमी में एक अच्छा चेंज ऑब्जर्व करते हैं।
हाउ वुड सच अ गारंटी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ यूथ। लेकिन इस तरह की जितनी भी IYG जैसी नौकरियां निकलेंगी वो हमारी अपेक्षाओं पे कितनी खरी उतरेंगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। Youth Development Index in India serves as an advisory and monitoring tool for the youth development. It helps recognize priority areas, gaps, and all alternative approaches specific to each state. The index also packs a new dimension of the social inclusion to assess the inclusiveness of the societal progress due to prevalence of the systematic inequalities. In short, YDI can be revisited and deployed to play a vital role in crafting a region-specific IYG. A focus on our youth is a step towards the self-reliance. It is a time we summon the political will to guarantee our youth a viable future. पूरे के पूरे पार्ट का कहने का मतलब ये हुआ कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को आने वाले दिन में काफी कुछ ढंग का करना पड़ेगा ताकि ये देश आत्मनिर्भर बन सके। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हम कर सके जिससे हम समाज में एक इम्प्रूवमेंट ला पाए और हमें ये भी तय करना होगा कि जैसे दुनिया कॉम्पिटिटिव होती जा रही है हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सके इसके लिए हमारे अंदर क्या शक्ति होनी चाहिए। आने वाले दिन में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं और उसके बारे में सरकार को जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए। लेकिन ये करने के लिए क्या लगेगा? पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल मतलब अच्छी राजनीतिक नीयत। अगर सरकारों की नीयत बेकार होगी तो कुछ नहीं हो सकता इस देश में। तो वो सबसे पहले अगर ढंग से होगा तो आने वाले दिन में जो कुछ होना है अच्छा वो हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थे दोस्तों आज के दो शानदार आर्टिकल। एक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए युवा वर्ग पे आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों आर्टिकल बेहद पसंद आए और आपको जरूर इसमें से कोई ना कोई फूड फॉर थॉट, कोई ना कोई नया आइडिया जरूर मिला होगा। दोस्तों जाते जाते आप सबको एक और शानदार चीज मैं जरा बता देता हूं। ये है द हिंदू की पूरी प्लेलिस्ट ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर। जरा आप एक बार यहां नजर मारिए दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेक्चर्स पूरे के पूरे आपकी सेवा में हाजिर है। इनफैक्ट 18 लेक्चर्स सब के सब ऐसे ही शानदार टॉपिक्स के ऊपर है। सीधा ये प्लेलिस्ट ओपन करो और पहले लेक्चर से नॉन स्टॉप बैठो और रोज 2 घंटा 2.5 घंटा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर लिखना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। हम ऐसे ही लेक्चर कम से कम 30 लेक्चर हम लाते रहेंगे, 30 नंबर के लेक्चर होते तक, और अपनी ये पूरी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके अच्छे दुआओं से हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आने वाले दिन में आपके लिए कुछ शानदार चीजें और लेकर आए। करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने की भी अभी कोशिश चल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसके साथ हम जरूर अपडेट करते रहेंगे। जाते जाते आप सबको याद दिला दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी, उसकी लिंक है। बढ़िया मटेरियल आपका इंतजार कर रहा है और ऑलरेडी कुछ मटेरियल 25 से 30 रुपए में विद PDF आपके लिए अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ज्ञानबाजी से जुड़े रहिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो। ऑलराइट, आने वाले दिन में कल फिर आपके लिए एक नया आर्टिकल लेकर हम हाजिर होंगे, नए किसी और द हिंदू के स्पेशल एडिशन के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड हैव अ वेरी 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 नाइस टाइम। ऑलराइट देन, बाय बाय।